बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा कल दिन था, द सुपर संडे कल था। पाकिस्तान ने दो मुकाबले जीते, एक तो जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम जीती और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया ट्राई नेशन के। उधर जो कतर में राइजिंग स्टार्स का मुकाबला हुआ बांग्लादेश से, फाइनल में सुपर ओवर तक गया। बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने फतह हासिल की और पाकिस्तान मुसलसल दूसरी मरतबा राइजिंग स्टार्स चैम्पियन बन गया है। इरफान खान नियाजी वॉज द स्किपर ऑफ द पाकिस्तान टीम। बड़े यंग लड़के हैं पाकिस्तान की टीम में, यंग एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस का ब्लेंड है। उसके अलावा पाकिस्तान की विमेन टीम का ऐलान भी हुआ है आज। अंडर 19 विमेन टीम ने बांग्लादेश जाना है। अगले महीने के शुरू में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जाएगी, 5 T20 मैचेस खेलेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं। एशेज़ सीरीज़ का आगाज़ हुआ, पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, पहले दिन 19 विकेटें गिरी और दूसरे दिन खेल ख़त्म हो गया। शानदार परफॉर्मेंस ट्रेविस हेड की, लेबुशेन की। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी बनाई, बहुत ही तेज़ रफ्तार सेंचुरी। इंग्लैंड का कोलैप्स, बहुत कुछ है बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में। मेरा पैनल भी आज बड़ा भरपूर है। दो अशख़ास हमने बुलाए हैं पाकिस्तान के लिए। टेस्ट मैच क्रिकेट दोनों ने खेली, एक बॉलर एक बैटर। बॉलर से आपका तारुफ कराता हूँ। तनवीर अहमद साहब आपके जाने माने हैं, हर रोज़ आप इनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हो? वालेकुम सलाम। खैरियत, ठीक ठाक? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। क्या चीज़ अच्छी लगी, पाकिस्तान की जीत, एशेज़ की में इंग्लैंड की हार, या राइजिंग स्टार्स की कामयाबी? इन तीनों में से आपको कौन सा, मतलब जिससे आपको खुशी हुई हो? देखिए, जाहिर सी बात है, खुशी हुई कि पाकिस्तान शाहीन्स ने जीता और जीतना भी चाहिए था। जितनी एफ़र्ट, जितनी मेहनत वो कर रहे थे और जितना टफ़ हो गया था मैच, सुपर ओवर तक ये मैच चला गया, तो उसमें तो जाहिर सी बात है, ठीक है। हम एज अ पाकिस्तानी तो बड़ी खुशी हुई कि जीता। और ये बहुत अच्छी चीज़ ये भी मुझे लगी कि इंडिया की टीम फाइनल नहीं जीती, वरना वो फिर उनको ट्रॉफ़ी एक दफ़ा नहीं मिलती। क्योंकि जाहिर बात है, सामने चेयरमैन साहब होते तो वो उन्होंने उनसे लेनी नहीं थी, दूसरी ट्रॉफ़ी हो जाती, उनको नहीं मिलती। हाँ। तो अच्छा हो गया वो नहीं है। दूसरा जो आपने एशेज़ की बात की, उसमें जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की है, आई थिंक एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत खुशी शाहीन्स जीती। लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट के हिसाब से बात करो, जो उसने बैटिंग की ऐसी विकेट के ऊपर जहाँ पे मतलब 150 रन करना मुश्किल हुआ था पूरी टीम को, और 205 का जो उसने टारगेट किया सिर्फ 28 ओवर में चेस कर दिया। और ये वही प्लेयर खेल सकता है, ठीक है। अब इसका आगे चल के अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे, आखिरी बात ये बोलता जा रहा हूँ, क्या ट्रेविस हेड ने बहुत आला बैटिंग की या बेन स्टोक ने बहुत बैड कैप्टनसी की? ये आपके लिए सवाल ये सवाल आपने छोड़ दिया। मैच की समरी पहले देख लें, या फिर आपको जो हमारे गेस्ट हैं दूसरे, उनसे आपका तारुफ करा। तो मोहम्मद वसीम हमारे साथ है, पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन तो थे ही, लेकिन बहुत सारी जहतों में काम किया। लेटेस्ट ही वॉज दी हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान विमेन टीम, उससे पहले चीफ सेलेक्टर भी थे। वसीम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा, आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट था वो विमेन टीम के साथ आप थे, तो विमेन टीम की अभी भी खबर आई है प्रोग्राम शुरू करने से पहले। अंडर 19 टीम पाकिस्तान की अनाउंस हुई। ईमान नसीर कैप्टन है और बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम ने जाना है। हाउ डू यू सी दिस स्क्वाड? द स्क्वाड कंसिस्ट ऑफ यंग प्लेयर्स। देखिए, सबसे खुशी की बात तो ये है कि कोई क्रिकेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि पास में अगर आप देखते हैं तो इमर्जिंग के अंडर 19 की इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती, बल्कि ना होने के बराबर थी। वही प्रॉब्लम जो सीनियर टीम को आता है कि आप सिर्फ वर्ल्ड कप में चले जाते हैं या एशिया कप आ जाता है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि एटलीस्ट एक टूर तो अरेंज हुआ है। तो लड़कियां तो उसमें 2-3 पुरानी मुझे नज़र आ रही हैं, जो मतलब पहले खेली थी लास्ट सीरीज, और कुछ नई लड़कियां भी आई हैं। और जो अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी जो चीज़ है कि उनको जो कोच मिले हैं अभी, आई मीन दे आर इन गुड हैंड्स। मसरूर, वी ऑल नो कि वो कितने केपेबल हैं, और उन्होंने ही हैज डन वंडर्स इन बॉयज क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू एज ग्रुप क्रिकेट। तो आई थिंक एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है टीम के लिए भी, मसरूर के लिए भी, कि आगे चल के इन लड़कियों को तैयार किया जाए। चलें, अब बात करेंगे हम पाकिस्तान का। जो कल मैच में फतह हुई पाकिस्तान को, जिम्बाब्वे को हरा दिया पाकिस्तान ने बासानी। शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। उस्मान तारिक ने हैट्रिक बनाई और पाकिस्तान के चौथे प्लेयर हो गए जो हैट्रिक करने वाले हैं T20 में। तो पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस की समरी आप देखते जाइए, और समरी पर हम बात भी करेंगे वसीम से भी और तनवीर से भी। तनवीर की तरफ आता हूँ पहले। तनवीर, कल के मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका से मैच खेला, वो भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेला। मतलब एक जो आपने पॉइंट उठाया था फ़खर जमान के हवाले से,
वो कल भी उस 7वें नंबर पर बैटिंग में वो आया था। चलें इस पर बात कर लें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपकी खासी रिसर्च है या मालूमात है। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से ये बोल रहा हूँ कि एक तो मुझे समझ नहीं आती, जिसका मैं पहले भी कह चुका हूँ, फ़खर ज़मान को अगर आप नीचे बैटिंग करवाते हैं तो मेरी नज़र में आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो कह भी चुका है कि जी मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ। इस तरह कोई भी प्लेयर कह सकता है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे खेल सकता हूँ। दूसरी बात ये कि फ़खर ज़मान से पहले सलमान आ जाता है, फ़खर ज़मान से पहले आई थिंक फ़हीम अशरफ आ जाता है। फ़खर ज़मान इतना नीचे क्यों आता है? क्या अगर वो ऊपर आता तो इससे ज़्यादा रन्स नहीं होते? लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि क्या अब हम फ़खर ज़मान के बारे में जो सोचते हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में, ठीक है, एक तो आप देखें वो वनडे क्रिकेट में आप उससे ओपन करवाते हैं, आप उससे पूरे 50 ओवर खिलाते हैं, ठीक है, और T20 में क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब हम इसको 5वें 6ठे नंबर पे खिला के एज अ पावर हिटर हम उसको बनाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये साफ एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि हमारे पास पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पावर हिटर है ही नहीं, कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो 6ठे 7वें नंबर पे खेल के एकदम से वन साइड करके दे दे मैच, या ऐसी बैटिंग करके दे दे, या ऐसा प्लेयर हमें मिले कि मिडिल ऑर्डर के प्ले बैट्समैनों को या ओपन कोई भी खेलता हुआ है उसकी सपोर्ट में जो हमें कोई ऐसा 6ठे 7वें नंबर का प्लेयर मिल जाए, ठीक है, कि वो इस किस्म की बैटिंग करता हो। हम तो एडजस्ट करने पे लगे हुए कि जी उसको नीचे करा दो, वो छक्के मार लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। वो प्लेयर जिसको आप 50 ओवर में ओपन कराते हैं, अगर आप उसको T20 में भी ओपन करवाएंगे तो आप ये देखो कि 6 ओवर का सर्किल उससे कितना फ़ायदा हमें दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, उसके बाद जिस तरह वो बैटिंग करता है, वो नए बॉल को तहस नहस कर सकता है। जहाँ पे जब वो सेट होता है, जब वो सर्किल में मारना शुरू करता है, इवन 50 ओवर की क्रिकेट में भी, तो बॉलर्स को समझ नहीं आती है कि यार अब इसको ये कहाँ पे बॉल करें, और स्विंग विंग सब खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे प्लेयर को नीचे ला रहे हैं, और साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। एक ऐसा प्लेयर आपके पास साहिबजादा फरहान जो क्लिक कर रहा है, ठीक है, वो रन्स करता है, तो उसके भी कहीं अगर रन्स ना हुए, ठीक है, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, मैं आगे चल के ये भी आपसे एक बात करूंगा कि क्या हम ट्राई नेशन सीरीज में कुछ हासिल कर रहे हैं या हम कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है भाई, आपके पास इस टाइम कितने ओपनर्स हैं? 2। इस टाइम आपके पास टोटल 2 ओपनर हैं। स्क्वाड में काफी नहीं, ओपनर्स कहाँ हैं 2 स्क्वाड में? फखर भी है, बाबर भी है। हाँ, तो बाबर को नहीं, बाबर को तो आप छोड़ देना, वो तो अब ओपन तो नहीं करेगा, वो तो तीसरे नंबर पे खेलेगा। आपके पास जेन्युइन ओपनर से 2 हैं, साहिबजादा फरहान और साइम है। आप फ़खर ज़मान से 6ठे 5वें 6ठे बैटिंग करा रहे हैं, तो क्या फ़खर ज़मान को आप इसी तरह चलाएंगे कि यार उनमें से दोनों में से कोई अनफिट हुआ तो चले जी फ़खर साहब आप ओपन कर लें, चलें जी वो दोनों फिट हो गए, फ़खर साहब आप 5वें पे आ जाएं। आपने, मेरी नज़र में आपने उसको इस तरह चलाया हुआ है, गाड़ी का स्टीयरिंग उधर मोड़ दो राइट पे तो वो ओपन आ जाएगा, लेफ्ट पे मोड़ेंगे तो वो 5वें 6ठे पे आ जाएगा। वसीम, मैं बात तो जीत की करना चाह रहा था और सूरत हाल पे करना चाह रहा था, लेकिन ये फ़खर की डिबेट ये तनवीर ने छेड़ी हुई है। आपने सवाल किया था ना मेरे से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिबेट आपकी तरफ से शुरू हुई थी। ये वाहिद आदमी है जो फ़खर की पोजीशन से खुश नहीं है। आप फ़खर की इस एडजस्टमेंट को कैसा देखते हैं? बतौर चीफ सेलेक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स चीफ सेलेक्टर, आपको इसमें क्या नज़र आता है? देखिए, आई थिंक खुश तो इससे कोई फ़खर भी खुद भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जो रोटेशन हो रही है उसके बैटिंग ऑर्डर के साथ। आई थिंक अभी जो बात है कि चलो जीत की बात है, आई थिंक जो पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे लास्ट वीक के, इन टीमों के अगेंस्ट हमें एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए, हमें 200 से ऊपर रन्स करने चाहिए, तो एटलीस्ट हमें थोड़ी सी उस जानिब थोड़ी सी चीज़ें होती हुई नजर आई हैं। अच्छे मार्जिन से आप जीते हैं, कुछ एरियाज अभी भी हैं जो है वहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट एक हमें अप्रोच नजर आई है कि हम जा रहे हैं, बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हैं, तो ये अप्रोच हमें अपनानी होगी। दूसरा देखें, अभी जितने भी हम मिडिल ऑर्डर में बैटर्स लेके आए हैं, बाबर ओपनर था उसको हम नीचे लेके आए हैं, हसन नवाज ओपनर था हमने उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया, फ़खर ओपनर था हमने उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया। तो पॉइंट तो वैलिड है जी कि भाई मिडिल ऑर्डर जो बैटर्स हैं डोमेस्टिक में हैं जो रन्स करते हैं, तो अगर आपने सिर्फ ओपनर्स को ही स्क्वाड के अंदर रखना है और उनको ही एडजस्ट करना है तो फिर तो ये थोड़ी सी जाती वाली बात होगी। क्योंकि इरफान न्याजी एक टाइम पे आए, बड़ी उनकी हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद वो गायब हो गए। अब्दुल समद आए, उनकी हाइप बनी, खिलाया भी शायद, फिर वो गायब हो गए। हसन नवाज आया, इसी तरह वो भी गायब हो गए। तो आई थिंक इस तरह फ़खर तो चलो उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर हम टॉप पे देखते हैं जिस तरह साइम की फॉर्म T20 के अंदर चल रही है, तो उसका हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है? बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि वो
बैकअप फखर आए थे साइम के लिए या साहिबजादा के लिए, वो थर्ड ओपनर आए थे। तो फिर हसन नवाज को जब वापस भेजा और समद की इंजरी हुई तो उसके बाद शायद उनको मिडिल ऑर्डर का रोल दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। और अगर इन परफॉर्मेंसेस से आप अगर जज करना शुरू कर दें जी कि फखर ने कर दिया जी, 5वें 6वें 7वें पे आके ये रन कर दिए हैं, लेकिन इन टीम के खिलाफ इन कंडीशंस में अगर रन वो कर भी रहा है तो ये मत सोच लीजिए कि हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो सॉर्टेड हो गया है। आई थिंक फखर की बेस्ट पोजीशन टॉप 3 के अंदर ही बनती है अगर आपने इसको यूटिलाइज करना है। तो दूसरा आपके पास बैकअप्स देखें, आप आज बनते जा रहे हैं। अगर साइम आपको, आई एम श्योर कि उसको एज जो मिलता है वो बॉलिंग का मिलता है, लेकिन वो चीज़ अगर आप फ्यूचर में देखते हैं तो मार्च सदाकत इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट। वो बॉल भी कर लेता है, वो लेफ्ट हैंडर, वो रन्स भी कर रहा है। तो आगे चल के तो ये मसले आपके हल हो सकते हैं। तो इसी तरह आपकी जो बैकअप्स हैं उनको भी आप साथ तैयार करें, लेकिन इस तरह टेम्परेरी चीज़ों को करके कि ऊपर वाले को नीचे एडजस्ट कर दिया। अब एडजस्ट तो शायद कुछ और चीज़ों को किया जा रहा है जिसकी वजह से फखर को इतना नीचे आना पड़ता है। अच्छा, मुझे तनवीर ने सवाल अभी किया कि इस ट्राई नेशन सीरीज से पाकिस्तान क्या सीख सकता है या क्या सीखेगा पाकिस्तान, ये इसका जवाब आप छोटा सा दे दें। देखिए, सीखने का एक तो हाई स्कोरिंग मैचेस आप बड़े मार्जिन से जीते हैं। आप जो आपका स्ट्राइक रेट है वो आप बेहतर करें। बाबर जिस तरह है, बाबर को स्टेप अप करना पड़ेगा। एक परफॉर्मेंस से उसका काम T20 में नहीं चलेगा, उसको थोड़ा और बेहतर खेलना होगा। इसी तरह साइम को अगर आपने आगे भी देख रहे हैं उसी के साथ स्टिक करना है तो दे नीड टू स्टेप अप, उनको परफॉर्मेंसेस यहाँ पे देनी होगी। मतलब एक आपको साहिबजादा ही नजर आ रहा है कि जो आपको लगता है कि यार ये प्रॉपर T20 का प्लेयर है। बाकी जितने भी ऐसे आगा सलमान है उनको भी जिस नंबर पे भी वो खेलें, लेकिन उनको नजर तो आए ना कि वो उसी ब्रांड से खेल रहे हैं जो कि पूरी टीम अचीव करना चाह रही है। ये नहीं हो सकता है कि एक बंदे के ऊपर वो पॉलिसी लागू हो और बाकी जो है वो थोड़ा बहुत अपने सर्वाइवल के लिए खेलें। और दूसरा, आई थिंक बेस्ट प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप सॉर्ट आउट कर लें, रोल्स क्या है प्लेयर्स के, तो आई थिंक यही अचीवमेंट हो सकती है इस ट्राई नेशन के अंदर। अच्छा जी, इन जवाब इनके मुताबिक कि बाबर को देखिए, मैंने आपसे ये बात की थी कि ट्राई नेशन पे हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर ये कह रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, मेरे हिसाब से नहीं हो रही। मेरे हिसाब से ये प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो आपसे नीचे 8वें नंबर की टीम श्रीलंका है रैंकिंग में, उसके बाद 12वें नंबर की टीम आपकी जिम्बाब्वे है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं साहबजादा फरहान की, साहबजादा फरहान इससे अच्छी टीम के अगेंस्ट रन्स करके आ रहा है, लाइक इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में बड़ी आला किस्म की उसने छक्के उसके 2025 में। ठीक है, अगर वो इतनी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दे के आ रहा है तो क्या वो सीख रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कुछ अच्छी बैटिंग करके, या श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ बैटिंग अच्छी करके सीख रहा है? साइम अयूब अगर आउट ऑफ फॉर्म है, वो इस वीक ट्राई नेशन सीरीज से क्या सीख रहा है? क्या वो रन्स कर पा रहा है? नहीं रन्स कर पा रहा। इस पूरे ट्राई नेशन सीरीज के अंदर सिर्फ एक बैट्समैन को फायदा हो रहा है, वो है बाबर आजम। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, रन्स नहीं हो रहे। हम ये क्या कहते थे यार, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, कहीं भी जाके खेलो, कि ऐसी टीम के अगेंस्ट आप जाके क्रिकेट खेलो कि आपकी कहीं सामने वीक ओपोजिशन हो, ठीक है, उसके सामने आप जाके रन्स करें कि आपकी फॉर्म वापस आए, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं। ठीक है, अब बाबर की क्वालिटी के हिसाब से जो श्रीलंका की बॉलिंग है या जिम्बाब्वे की बॉलिंग है, वो वीक बॉलिंग लाइनअप है। इस ट्राई नेशन से बाबर को ये फायदा हो रहा है, उसके रन्स हो गए, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है कि यार इसके रन्स होने चाहिए, ये फॉर्म में आए। सलमान आगा की बात करते हैं, आप एज अ कैप्टन इस वीक ट्राई नेशन सीरीज में क्या कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद नवाज का कमबैक हुआ, मोहम्मद वसीम जूनियर का कमबैक हुआ, फ़हीम अशरफ कभी बॉलिंग करता नहीं करता है, कभी बैटिंग करता नहीं करता है, नसीम शाह मार खाता है जब भी आता है, रन्स देता है। ये जो 4 प्लेयर्स के नाम ले रहा हूँ, ये तो जब से इनका कमबैक हुआ है, मुझे ये बता दें कि क्या इन्होंने टॉप 3 या टॉप 4 टीम के अगेंस्ट अभी T20 के मैचेस खेले हैं? इन्होंने नहीं खेले। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले आपका कोई बॉलर चेक नहीं हो रहा, आपका कोई बैट्समैन ट्राई नहीं हो रहा कि यार मुश्किल कंडीशन में हमारे बैट्समैन कैसे बैटिंग करेंगे। सिर्फ इस वक्त बाबर को फायदा हो रहा है। और बाबर के बारे में ये बोलता हूं कि भाई आप वीक टीम के अगेंस्ट रन्स कर रहे हैं, नो डाउट, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर करना है। लेकिन अगर बाबर इस किस्म की बैटिंग कर रहा तो फिर उसके अराउंड एकदम से सलमान आगा जैसा प्लेयर ना आ जाए, ऐसे ही कि बिल्कुल ही आप मिडिल ऑर्डर बिल्कुल डेड करके जो है वो बैठ जाएं, फिर उसके अराउंड ऐसा प्लेयर आए या सलमान को कुछ अपने आप को। हाँ, तनवीर ने जो बात की, इसी पर मैं बाबर आजम और साहिबजादा फरहान की एक गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस सूरत हाल को समझने के लिए
वो सुनिए, उसके बाद वसीम की तरफ चलते हैं। तो साहबजादा फरहान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। फील कैसा कर रहे हैं पहले ये बताएं। सबसे अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि आज आपके साथ बैटिंग करने का मौका मिला है, तो बहुत मज़ा आया। और जिस तरह आपने बात की है कि रन्स किस तरह हो रहे हैं, तो कल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स लगे, तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत मिला था। और स्पेशली आज हनीफ भाई ने स्पेशल समझा था कि आप जब भी रन्स करते तो नेक्स्ट मैच में आप बिल्कुल रिलैक्स होते। तो इस चीज़ को मैंने रखा हुआ था कि नहीं, रिलैक्स नहीं होना, और पहले बॉल से मैं बिल्कुल रेडी था कि हाँ आज भी रन्स करने टीम के लिए। मुझे ये बताएं माइंडसेट क्या था, क्योंकि देखें जब भी आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो उस चीज़ को कैसे आपने नेक्स्ट मैच में लाए? वही वही कॉन्सेंट्रेशन, वही वो आपकी बैटिंग का स्टाइल, वही जिस तरह आपने अपना काम किया, वो उसमें ये नहीं है कि मुझे लगा कि यार मैंने पीछे किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा हाथ खींचा, तो उसमें क्या आपका माइंडसेट था? माइंडसेट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जब भी रन्स करता हूँ तो बहुत रिलैक्स होता हूँ। लेकिन अभी इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लिया कि यार हर मैच आपने अच्छा खेलना है, क्योंकि जिस तरह मैं रन्स कर रहा हूँ तो टीम के लिए भी वो रन्स अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा सा एग्रेसिव खेलता हूँ और पावर प्ले को यूटिलाइज़ करता हूँ। तो मैं जब भी इस तरह इनिंग्स खेलता हूँ तो होटल जाके ना फिर अपनी वीडियोज़ देखता हूँ और अपनी वीकनेस भी देखता हूँ साथ साथ, और फिर अपने कोच के साथ डिस्कस भी करता हूँ इस चीज़ को। नहीं, मेरे ख्याल से जब से अच्छी बात फरहान की है कि हर दिन जब भी कोई ऐसी इनिंग्स खेलता है तो उसमें जो है उसका डिफरेंट इम्पैक्ट नज़र आता है। ये नहीं कि वो एक सडन जो आपको एक प्लेयर की इनिंग्स होती है वो आपको नज़र आती है, मुझे इसकी हर इनिंग्स एक डिफरेंट इम्पैक्ट के साथ नज़र आती है, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो हैं वो मैच चेंजर होते हैं। और हमारे लिए एज अ टीम जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि अगर ये खड़ा रहे तो दूसरी टीम पे प्रेशर रहता है और हमारे लिए भी इजी रहता है, हमें भी रन्स मिलते हैं। तो इससे साथ पार्टनरशिप करने का थोड़ा सा ये होता है कि कॉन्फिडेंस मिलता है, स्कोर बोर्ड चलता रहता है, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विश हम गुड लक कि आगे भी ऐसा करते रहें और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहें। बाबर भाई, जो आज तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेल है, इस तरह आपने बहुत सारी इनिंग्स की है, लेकिन आज जो आपका फेवरेट शॉट वो कौन सा था? फेवरेट शॉट अगर आप मुझसे पूछें तो कवर ड्राइव था पहला, वो तो क्योंकि है। वो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। और इनिंग्स में यही था कि थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद मैंने वो जिस तरह बात की है कि आपका एक तरफ से रन्स चल रहे थे तो वो मुझे कॉन्फिडेंस मिला था। उसके बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस मिला तो वो मैंने अपनी शॉट्स खेले। तो बाबर आजम बात कर रहे हैं साहबजादा फरहान से, और साहबजादा फरहान कितने अदब के साथ बाबर की बात सुन रहा है। ये जो इम्पैक्ट होता है एक सीनियर प्लेयर का होना, वसीम, एक सीनियर प्लेयर का इस तरह से जूनियर्स के साथ होना, ये क्या असर डालता है जूनियर के माइंड पर? क्योंकि नज़र आया साहबजादा फरहान कितने हम्बल, कितने अंदाज से उसकी बातें सुन रहा था। देखिए, सीनियर्स की डेफिनेटली वैल्यू टीम के अंदर भी होती है। बाबर ऑब्वियसली आपका इस टाइम सबसे बड़ा स्टार है आपकी क्रिकेट का, तो उसको तो लड़के देखते हैं, मतलब दे लुक अप टू हिम। और बाबर जैसा फिगर अगर ड्रेसिंग रूम में होगा तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एज लॉन्ग आपकी परफॉर्मेंस भी उसको बैक करे। आई एम नॉट श्योर कि ये कंटेंट बनाने वालों ने क्या सोच के ये कॉम्बिनेशन बनाया था, क्योंकि दोनों की बातों में ना वो फिर डिफरेंस आ जाता है ना। वो अग्रेसिव क्रिकेट की बात कर रहा है, पावर प्ले यूज करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये चीज़ फिर उस तरह शायद अप्लाई नहीं होती है। तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। आई एम श्योर कि लोग इस चीज़ को नोट भी करेंगे। देखिए, अभी जो तनवीर भी बात कर रहा था कि बाबर के बाद अगर बैटिंग करने आगा सलमान आएंगे और दो एंकर रोल या रोटेटर्स इकट्ठे हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। वो एक ही बंदा T20 में जो मॉडर्न के अंदर है, तो बहुत सी टीमों ने तो वो एक का भी रोल खत्म कर दिया, वो सारे ही एग्रेसिव खेलते हैं। लेकिन अगर हमारा ऐसा एक बनता है कि उसके अंदर हमें एक एंकर पर्सन चाहिए जो टीम को लेके चले, तो उसके अराउंड फिर बाकियों को अग्रेसिव खेलना होगा। तो एटलीस्ट जब तक आप वो अचीव नहीं करते फ्रॉम लाइक्स ऑफ आगा सलमान, तो आपको बैटिंग ऑर्डर से वो चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं कि जब आपका एक अंदर बंदा खेल रहा है जिसको थोड़ा टाइम चाहिए या वो रन बॉल खेलेगा, तो उसके साथ डेफिनेटली आपको अग्रेसिव प्लेयर चाहिए होगा। तो छोटी टीमों के अगेंस्ट तो टैक्टिक्स आपके चल जाते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो पकड़ लेंगे आपको। मिडिल ओवर्स मतलब T20 में आपको पता भी नहीं चलता और आपके एकदम से 14 ओवर बोर्ड पे लगे होते हैं और हर दिन आपको आखिरी ओवर्स में 20-20, 25-25 रन नहीं मिलते हैं। तो आई थिंक ये एरियाज हमें सॉर्ट आउट करने होंगे, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल रोटेट कर रहे हैं चीज़ों को कि कभी किसको किसी नंबर पे खिला दिया है, कभी किसी को किसी नंबर पे खिला दिया है। तो थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी लेके आनी होगी। और एक चीज़ जो कल शाहीन के मैच में भी हमें नजर आई है कि वो उसका आई थिंक तनवीर बेहतर जवाब दे सकते हैं कि नए बॉल का इशू हमें शाहीन के अंदर भी आ रहा है और शायद हमें अंडर 19 के अंदर भी
जो डोमेस्टिक अभी हो रही है उसके अंदर भी कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा है जिसको हम कहें, क्योंकि उबैद शाह को मैं देखा है नए बॉल से, उसने भी स्ट्रगल की, शाहिद अजीज ने स्ट्रगल की, अहमद दानियाल नया बॉल कराया ही नहीं गया, ऐसी वजह से वो कर नहीं सकते हैं। तो ये एरिया सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप आपके पावर प्ले के बॉलर्स कौन से होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं कंटिन्यू कर दूं, वो जो सलमान की बात हो रही है, मैं क्यों कह रहा हूं, देखें अगर बाबर हर टीम में, मैं हमेशा कहता हूं T20 क्रिकेट में, ठीक है, ऐसा प्लेयर आपके पास एक आध तो ज़रूर होना चाहिए जो उसने कल बाबर ने बैटिंग की, सुकून से आराम से सेंसिबल, जब सेट हुआ फिर उसने मारना शुरू किया, वरना सारे मारने वाले प्लेयर हो जाएंगे तो दोनों एंड से आपके प्लेयर आउट होते जाएंगे। लेकिन सलमान का मैं क्यों कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा रन्स करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेगा। अगर आप बाबर के साथ खेलेंगे और आप इसी तरीके से बैटिंग करेंगे तो भाई आपकी कप्तानी भी चली जाएगी, आप टीम में सेट नहीं हो सकते। फिर लोग यही बोलेंगे, यही आपके सिलेक्टर्स बोलेंगे कि भाई मिडिल ऑर्डर में 2 प्लेयर ऐसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबर की रेपुटेशन है, बाबर को आवाम पसंद करती है, बाबर रन्स भी कर रहा, आप तो कुछ नहीं कर रहे। जो सलमान के ऊपर बार बार बात होती है, भाई आप कप्तान, वैसी कप्तानी के मतलब T20 में आपकी जगह नहीं बनती और आपको कप्तान बना दी है, तो वो दिन दूर नहीं है, इसको जो है वो कप्तानी से हटा भी दिया जाएगा। नहीं, इस तरीके से बैटिंग करेगा बाबर के साथ, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे होंगे तो फिर इसकी जगह नहीं बनती। हर मैच में तो नहीं आएगी, नहीं हर मैच में नंबर उसका यही बनता है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर तो नहीं आप उससे ओपन करा दें या छठे सातवें में भेज दें। अगर आपने बाबर के साथ करना है, देखिए बाबर का रोल तो डेरिल मिचेल वाला है, जो डेरिल मिचेल अभी भी आज भी T20 क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना। आपका ये कुशाल मेंडिस हो गया, ये और जो दूसरे प्लेयर हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। असलंका जो न्यूजीलैंड श्रीलंका का है, वो इसी तरह खेलते हैं, सेंसिबल खेलते हैं, सेट होते हैं, मारते हैं। बाबर का रोल इस किस्म का, लेकिन बाबर के साथ सलमान आ जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़, फास्ट बॉलिंग की बात की, देखें एक तो मैं बार बार बिल्कुल देख, मैं पाकिस्तान टीम हो या यंगस्टर हो, कोई भी हो, नया बॉल का स्ट्रगल हर कोई कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो पाकिस्तान टीम में लड़के खेल रहे हैं, हालांकि खेल तो काफ़ी अरसे रहे, लेकिन सबके एक्शंस में प्रॉब्लम है। किसी की रिस्क कंट्रोल नहीं है, किसी का एक्शन ख़राब है, किसी की बायोमैकेनिक सही नहीं है, किसी का रनअप सही नहीं है, किसी का हेड गिर रहा है, किसी का हाथ कहाँ जा रहा है। तो आपके पाकिस्तान टीम के अंदर जितने बॉलर्स हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। जब आपके ये प्रॉब्लम्स रहेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी थक जाएगी, ठीक है। जब आपकी जल्दी बॉडी थक जाती है, एक तो आपका फिर आपसे बॉल नहीं होता, उसके बाद आपकी जब आपके एक्शन में फ़र्क होता, आपकी रिस्क सही तरीके से कंट्रोल नहीं होती, बॉल रोल होता नहीं है, तो उसकी वजह से आप जो हैं वो आपसे नया बॉल नहीं होता। उसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो भी इस टाइम फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी है, इनकी है ही नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट। जब आप लंबा अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको सब आइडिया होता है कि मेरी रिस्क कैसे कंट्रोल करनी है, मैंने आउटस्विंग कैसे करना है, इन स्विंगर कैसे करना है। बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो मैंने एक याद है कुछ अर्सा पहले खुद ही मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब कोई बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो अगर 4-5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेता है ना, उसको कोच की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही हर सीजन खुद ही सीखता है, खुद ही चीज़ों को कंट्रोल करता है। यार मेरा हेड यहाँ से आ रहा था, मेरा हाथ यहाँ से आ रहा था, मेरा स्विंग क्यों नहीं हो रहा, मेरा आउट स्विंग इन स्विंगर क्यों नहीं हो रहा, मुझसे भागा क्यों नहीं जा रहा, वो खुद ही अपनी चीज़ों को बेहतर करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारे डायरेक्ट आए वाइड बॉल क्रिकेट में। जब आप वाइड बॉल क्रिकेट में आते हैं आजकल के दौर में 50 ओवर की क्रिकेट हो या T20 हो, आपको पहले ओवर से मार लगने लग जाती है। जब आपको पहले ओवर से मार लगती है तो आप रोल वोल करना, गेंद भूल जाते हैं। एक तो उसके आप आदी नहीं होते, आप कहते हैं यार तेज बॉल करो, जगह पे बॉल करो। जब आप तेज बॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपके एक्शन में भी फर्क आता है, फिर उसके बाद आपका जो रोल है वो नहीं होता है। ये तो राइजिंग स्टार से तो ये शिकायत नहीं बनती, क्योंकि वो तो बच्चे ही हैं। नहीं, राइजिंग स्टार की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें ये जो ये सीनियर्स की बनती तो है, लेकिन जो राइजिंग स्टार का मुझे पता क्या डर लग रहा है, जो मुझे डर लगता है हमेशा से, आपकी टीम फाइनल जीती, ओहो एनू पाकिस्तान खड़ा दियो जी, ओ मां सदाकत एनू पाकिस्तान खड़ा दियो जी, ओ जी की बैटिंग की थी उन्हें, सुने एनू पाकिस्तान खड़ा दियो, ठीक है। अभी नहीं, मेरे हिसाब से अभी नहीं। अच्छा प्लेयर है, ठीक है, थोड़ा PSL खेलेगा और आइडिया होगा, थोड़ा डोमेस्टिक कितना खेलते हैं आपके प्लेयर। आपके डोमेस्टिक 4 दिन का जो प्लेयर खेलता है वो पक्का हो जाता है, वो खुद ही T20 में रन करेगा, वो आउट भी करेगा, वो खुद ही एडजस्ट करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम। इसी तरह ही जो फास्ट बॉलर्स हैं आपके, उनके एक्शंस में फर्क है। आपका अहमद दानियाल कितना अनफिट हो जाता है, उबैद अनफिट हो जाता है,
ठीक है, ये अजीज क्या नाम है इसका, शाहिद अजीज, अभी तो इसमें भी थोड़ा सा फर्क। कहने का मकसद ये चीज़ें आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। अगर हमारे कोचेस इस लेवल के हैं, अगर आप कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप अभी से इनके ऊपर थोड़ा सा इनको देखना शुरू करें कि अगर ऊपर जाके खेलते हैं, क्योंकि इंजरीज के मसले बेतहाशा हैं हमारे फास्ट बॉलर्स को। 20-20 साल के लड़के अनफिट हो रहे हैं, 22-22 साल के लड़के, नसीम शाह अनफिट हो जाता है, फलाना अनफिट हो। अब ये उबैद शाह, नसीम शाह, इनकी क्या एज है, अनफिट हो जाए। अहमद दानियाल, क्या एज इनकी, अनफिट हो जाते यार। हम जब खेलते थे, या आपके सामने वसीम शो में बैठे में, हम जब खेलते थे कसम से हमें तो 27, 27, 28 साल तक हमें नहीं पता होता था इंजरी है क्या। हम तो जोर लगाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फिटनेस का ख्याल करते थे। ये 20-20 साल के, 22-22 साल, 4 ओवर भी T20 के नहीं होते, अनफिट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें फास्ट बॉलर्स में मिसिंग हैं। वसीम भी फास्ट बॉलिंग की तो एक्सपर्टीज तनवीर की हैं, तो उन्होंने बताया। बैटर्स की अगर आप बात करें इस इवेंट में, माँ सदाकत इज़ अ टॉप बैटर्स, और माँ सदाकत थोड़ा बहुत खेले हैं पाकिस्तान में, ज़ल्मी से खेलते रहे हैं। उसके अलावा भी ये अभी एक और टीम से भी खेले थे, मैं इनको देख चुका हूँ। तो इनको भी लाने के आप खिलाफ हैं तनवीर की तरह फॉरेन इंटरनेशनल अरीना में? देखिए, अभी तो वर्ल्ड कप आपका सर पे है। अगर आप कहेंगे एकदम से कोई नया ऐसे बच्चा आके उसको आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर लेंगे, जो तो जाती होगी बच्चे के साथ भी और टीम के साथ भी। लेकिन ये है कि इनको अभी से आप टैप कर लीजिए कि ये हमारे फ्यूचर्स के, ये हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद हैं और इनके ऊपर काम उसी तरह लगा जाए। डोमेस्टिक डेफिनेटली इनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। आज की जैसे बॉलिंग है उसको बॉलिंग भी करनी चाहिए, प्रॉपर उसका एक प्लान बना के डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, कितने ओवर इसने करने हैं, बैटिंग में जो जो चीज़ें हैं इसकी वो भी। तो इनमें से देखिए, जितने भी लड़के हैं, एबिलिटी तो सबके अंदर है कि वो पाकिस्तान खेल सकते हैं। अब वो कब खेलते हैं, वही की इज द टाइमिंग, कि कब वो रेडी है। पैनिक हो के या आप एकदम एक्साइटमेंट पे आके जी कि अभी हम जीत के हैं तो एकदम से इसको हम डाल लेते हैं वहाँ पे, तो वो लड़के के साथ भी जाती होगी, तो टीम के साथ भी जाती होगी। लेकिन अभी जो लड़के खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में यही वर्ल्ड कप के अंदर भी यही जाएंगे आपके। तो इनको इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर बाबर स्पिन पे स्ट्रगल कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा जो गेन कर सकता है इस ट्राइनेशन के अंदर, या पहले होम सीरीज जो थी, कि अपने स्पिन के अगेंस्ट अपनी बैटिंग को वो इम्प्रूव करे और उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी लेके आए, थोड़े से ज़्यादा। मेरे ख्याल में अगर बैटर, अगर मैं कहूँगा तो शायद उसको ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शन की तरफ जाना होगा। आई विल रादर हैव हिम getting caught at the boundary rather than nudging the ball and getting ball or getting leg before। तो थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी होगी उसको। और टॉप 4 के अंदर आगा सलमान अगर नहीं आते हैं तो ही इज नॉट अ फिनिशर। तो जान को अपनी गेम चेंज करनी होगी आगा को, कि अगर उन्होंने एज अ कैप्टन नीचे खेलना है तो फिर उनको फिनिशर वाला रोल लेना होगा, तो या मिडल में आके थोड़ा और बेहतर स्ट्राइक रेट को खेलना होगा। आप आगा को बतौर T20 कप्तान आपको ठीक लगते हैं? क्योंकि उनकी बातें हो रही हैं कि उनकी कप्तानी से शायद चले जाएंगे, या कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए थी। लोगों के ख्याल में इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। यार आसिफ, देखें, इसमें हमारे थोड़ा सा जो है ना अलमिया ऐसा है कि चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो टेस्ट कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, इवन आपके कोचेज हो, वो ऐसे लगाते हैं और ऐसे आप उतार देते हैं। अब ये कोई छोटी मोटी पोस्टें नहीं है। नेशनल टीम का कैप्टन जब लगाया जाता है ना, तो आप हर तरह से चीज़ों को सोचते हैं, लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग होती है, जी ये है, इतने साल हमारा चलेगा, तो आप सारे एरियाज को कवर करते हैं। ये नहीं हो सकता कि 2 सीरीज के बाद, 1 सीरीज के बाद आप कहे जी नहीं ये तो प्लान ठीक नहीं था, वो दूसरा वाला ठीक है, उसको वापस ले आते हैं। मतलब हमने वो म्यूजिकल चेयर जो बनाई हुई थी वो भी गलत था। और अभी जब आगा को बनाया गया था तो जो बनाने वालों हैं फिर तो उनके ऊपर क्वेश्चन आता है ना कि फिर आपने क्यों बनाया था। अगर अभी उसको उतारते हैं वर्ल्ड कप से पहले तो फिर तो क्वेश्चन उनसे होना चाहिए जिन्होंने बनाया था, जो भी वो थिंक टैंक था हमारा। क्या उनको ये चीज़ें उस टाइम नज़र नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया थोड़ा देख रहा हूँ, आगे पीछे हवा ऐसी बन रही है कि कुछ काफ़ी हजरातों ने वो शुरू कर दी है अपनी सॉर्ट ऑफ अ कैंपेन, जिसको मैं बोलता हूँ कि शायद किसी की वापसी हो रही है एज अ कैप्टन। तो अगर ये चेंज होती है तो ना उसमें कसूर आने वाले कैप्टन का होगा, ना जाने वाले कैप्टन का होगा। जो बनाने वाले हैं दे शुड कम फॉरवर्ड के जी कि आपने क्या सोच के बनाया था, क्या आपको अब चीज़ें वो नज़र आ रही हैं। तो आई थिंक अभी तक अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो वो भी उतने अच्छे आपके तो नहीं आए ना। अगर आप बड़े इवेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपने स्ट्रगल की है। लेकिन मैं एज अ प्लेयर अगर आगा को देखूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को बॉलिंग में ज़्यादा यूटिलाइज करे और अपना रोल एक डिफाइन कर ले कि क्या उसने चौथे नंबर पे, 5वें पे खेलना है या उसने फिर आके फिनिशर बनना है। क्योंकि उसके बाद तो फिर नवाज उससे पहले बैटिंग असूलन बन जाएगी। आपने फखर को रोक लिया पिछले मैच में, असूलन फिर आगा को खुद रुक जाना चाहिए था बाकी प्लेयर्स के ऊपर। तो अच्छा सुने, अगर बस एक ब्रेक, अगर सुने एक बात, अगर नहीं लंबी नहीं, अगर सलमान आगा भी जैसे इन्होंने बोला पिंच हिटर बनना है,
तो इसका मतलब फ़खर जमान भी ऊपर से नीचे आके पेंच हिटर बन गए, सलमान आगा भी बन गए। तो वो जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं ना, उनको बोलें आप बक्सा बंद करें और घर जाएं, क्योंकि हमने ये पाकिस्तान टीम के जो ओपनर्स हैं ना, हमने इन्हीं को ही ओपन खिलानी है, इन्हीं को ही मिडल ऑर्डर खिलानी है, और इन्हीं से ही कहना है कि आप पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेलें, और उन्होंने आके बोलना हम तो पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल सकते हैं। तो फिर मिडल ऑर्डर की तो छुट्टी है ना, ठीक है। मिडल ऑर्डर तो भी घर बैठ जाओ, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके लड़के खेलने की कोशिश, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यही आपने टोटल पाकिस्तान टीम की बैटिंग के 4 प्लेयरों से, टोटल 3 से 4 प्लेयरों से ओपन भी करानी है, मिडल ऑर्डर भी खिलाना है, नीचे 6-7 में बैटिंग करवानी है। तो फिर आप देख ले। और दूसरी चीज, ये जब किसी को हटाने की, लाने की बातें होती है ना, ठीक है, वो इसका मतलब सिंपल सी चीज है, एक चीज समझ लें, वो आप वो सिलेक्शन ही गलत करते हैं, आप वो पोस्ट ही गलत डालते हैं, या किसी को गलत लेके आते हैं, जिसकी वजह से 6 महीने बाद आप कहते हैं जी इसको हटा दो, उसको हटा दो। तो जब मेरिट पे चीज आएगी तो फिर 6-8 महीने पे चीजें नहीं उतरेंगी भाई, उस पर टाइम लगेगा। ठीक है, ये तनवीर ने भी बात अपनी मुकम्मल कर ली, वसीम ने भी बात कर ली। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो चलाने वाले हैं, उन्होंने ये आज से कोई साल भर पहले फैसला किया था कि 25 बच्चों को हम उठाएंगे और उनको स्ट्राइक कैंप में लेकर जाएंगे, उनको पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये पाकिस्तान के जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, उन्होंने ये फैसला किया था। खैर, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं और तनवीर आपके सामने कराची स्टूडियो से लाइव हैं। उसके अलावा मोहम्मद वसीम हमें वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। वसीम में जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले बात मुझे याद आ गई थी। पिछला फर्स्ट क्लास सीज़न जो डिपार्टमेंट्स का हुआ था, उसमें के पहले राउंड के बाद ही आपने 25 लड़के निकाल लिए और भेज दिए स्ट्राइक कैंप के लिए अब्दुल रज़ाक के अंडर। ये बातें भी कर रहे हैं लोग के डोमेस्टिक चलाने वाले या इंटरनेशनल चलाने वाले क्रिकेटर्स नहीं हैं, शायद ये वजह हो। क्रिकेटर तो हैं, खैर डोमेस्टिक के जो इंचार्ज हैं वो तो क्रिकेटर हैं, वो तो खेली, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। बाकी शान मसूद साहब कितनी खेली है? कम खेली है, लेकिन कितनी खेली तो है ना। 2 मैच खेले, 3 खेले, 4 खेले, 1 खेले, 15 खेले, 100 खेले, 50 खेले, कितने खेले? देख के बता सकता। अच्छा, देख के बता, ठीक है। वो ये तो सवाल अब इस तरह से मुझसे कर देते हो यार। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलें वसीम भाई, अभी इसने सवाल ही आगे पीछे कर दिया। नहीं, चलें आप जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, इस पे एक चीज तो है ना कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप छुप नहीं सकते, आप चीज़ों के पीछे छुप नहीं सकते हैं। और हमें काफ़ी अरसे से एक चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत से लोग ना छुपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से देखिए आपकी जो कमेटीज़ हैं उनके हेड ही कोई नहीं है, आपकी सिलेक्शन कमेटी का हेड ही कोई नहीं है। वो लगता है कि पता नहीं चलेगा कि हेड कौन है, कौन चला रहा है चीज़ों को। तो ये भी एक, मैं कहूँगा कि एक सॉर्ट ऑफ एक गलत इमेज ही शायद बिल्ड किया गया जी, कि जब कुछ गलत हो जाता है तो क्या जी डोमेस्टिक का जो हेड है वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ है, या इंटरनेशनल का जो हेड है वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ है। भैया, आपके जो क्रिकेट चला रहे हैं असल बंदे, वो वावा क्रिकेट खेले रहे हैं, और आप रिसेंटली क्रिकेट खेले हैं। आपकी वुमेन्स क्रिकेट वहाब रियाज काफ़ी अरसे से चला रहे हैं, आपकी असद शफीक चला रहे हैं, वहाब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहा है, मिसबा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहा है। तो क्रिकेटर्स मौजूद है वहाँ पे, वो सामने नहीं आ रहे, वो एक लादा चीज़ है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो एक ये कह देना बिल्कुल जी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो नॉन क्रिकेटर है इसलिए हो रहा है। तो थिंक टैंक तो आपके ये बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि अच्छा होता है तो फिर आपका नाम कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है, बुरा होता है तो फिर दूसरों के नाम आगे आ जाते हैं। तो आपको यू शुड टेक द चार्ज के यार। और दूसरा, फिर इन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट्स कर दी हैं उसके अंदर कि लुक आफ्टर, ये एक नई टर्म मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है कि लुक आफ्टर क्या होता है जी, कि वो अंडर 19 को लुक आफ्टर करेंगे, वो शाहीन को लुक आफ्टर करेंगे, वो वुमेन को लुक आफ्टर करेंगे। भाई, आप हेड कोच होते हो या बैटिंग कोच होते हो या असिस्टेंट कोच होते हो, बात फिर वो ये ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। कल अच्छा हो गया जी तो ठीक है जी, वाह वाह, मैं था, अगर हार गए तो मैं तो ऐसे ही था, बस लुक आफ्टर कर रहा था, कोच किसी और को बोली का बकरा चला देंगे। तो ये ट्रेंड हमें खत्म करना चाहिए। इसी तरह सिलेक्शन कमेटी भी और लोग कौन है चीफ सिलेक्टर,
लेकिन उनको सामने आके भाई आप बात तो करें कि भाई मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा होता है तो आप एकदम से आपका नाम आ जाता है, जब चीजें ठीक नहीं जाती हैं तो फिर आप डाल देते हैं कि मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, बाकी मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, तो हमें थोड़ा सा इन चीजों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी। ठीक है वसीम, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राइजिंग स्टार्स ने कल कामयाबी हासिल की, शानदार परफॉर्मेंस है। यंग ज़्यादातर इसमें बच्चे हैं, ज़्यादातर नहीं सारे ही यंग हैं, कुछ खेले हुए हैं, जिस तरह न्याजी कप्तान है, अहमद दानियाल, शाहिद अजीज़, ये शाह बरदरान में से एक बरदर शाह का शानदार परफॉर्मेंस है। वो गाजी गौरी विकेट कीपर, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को हराया, आप थोड़ा सा फंस के मैच खेला लेकिन बहरहाल जीत गए। देखिए 125 रन मेरे ख्याल में बहुत अच्छे रन्स थे इस विकेट पे। जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा था, या मतलब यानी बैट्समैन के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें अगर मैं शान मसूद को देखूं जो लेग स्पिनर हैं, ठीक है, साथ में वो बैटिंग भी करते हैं, उन्होंने वो जो क्रूशल 38 रन्स की इनिंग जो उन्होंने खेली, 25-26 बॉलों पे उन्होंने 3 छक्के 3 चौके लगाए, वो मैच विनिंग इनिंग थी इस विकेट को देखते हुए। फिर उसके बाद आप देखें जब बांग्लादेश की टीम, वो टीम जो इंडिया को हरा के आई, ठीक है, वो उन्होंने जो मारा इंडिया को, आई थिंक सेमीफाइनल में जो उन्होंने हराया, जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे उनको, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और था। उस टीम के अगेंस्ट एक तो 125 किए, फिर उसके बाद 125 मतलब वो जीतते जीतते रह गया बांग्लादेश की टीम। 96 पे 9 आउट हो गए थे उनके। तो मैं तो सोच रहा था अब तो आराम से जीत गया पाकिस्तान, हार ही नहीं सकता। वो उसके बाद जो शाहिद अजीज़ को जो 20 रन लगे हैं, वहाँ से जो आई थिंक आखिरी 4 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे, वो नहीं उनसे बने, लास्ट विकेट थी। तो मतलब यानी उसके बाद सुपर ओवर हुआ, फिर दानियाल ने किया। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ठीक है, अहमद दानियाल ने लास्ट ओवर किया, उसने 6 रन दिए, लेकिन मैन ऑफ द मैच मुझे नहीं समझ आई कैसे बना वो। क्योंकि अगर सुपर ओवर में देखें, शान मसूद नॉट आउट गया, उसने 5 रन किए, 7 टारगेट था, 5 उसने किए, नॉट आउट गया। उसके बाद जब 125 रन किए पहली बैटिंग में, उसमें भी 38 रन किए, और बॉलिंग में भी 3 में 33 रन, 1 आउट किया। तो मेरे हिसाब से शान मसूद को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। आप उसको क्रेडिट इस वजह से मिल गया कि जी सुपर ओवर फाइनल था, आखिरी ओवर कर गया। तो ये सुपर ओवर ठीक है, ये होता रहता है यार। अब T20 क्रिकेट में सुपर ओवर होते रहते हैं, कभी आप अच्छी कर जाते हैं, कभी नहीं अच्छी करते। पाकिस्तान भी सुपर ओवर में हारा। हाँ, लेकिन जो क्रूशल, मेरे हिसाब से जो क्रूशल उसने बैटिंग की है 38 रन की, साथ में सुपर ओवर में भी नॉट आउट रहा, तो वो जो है वो आई थिंक उसको होना चाहिए था। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस। वसीम, हाँ, कैसे सम अप करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? अनबीटन रहा पाकिस्तान। मां सदाकत का मैं नाम लेना भूल गया, यासिर का नाम नहीं लिया, फाइक का भी नाम मैंने नहीं लिया, लेकिन ये सारे बच्चे शानदार मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का। देखिए जबरदस्त, कल एक मतलब खुशी का एक दिन था, और जिस तरीके से थोड़ा सा कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को, पीसीबी को थोड़ा सा बैक फुट पे करने की, आइसोलेट करने की, तो इन हालात के अंदर कोई भी जीत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और आई थिंक जिस तरीके से ये जीते हैं इमर्जिंग एशिया कप, और जो माहौल एक क्रिएट हुआ होता है उसके अंदर, तो एक ज़बरदस्त कामयाबी है। और आई थिंक पास में अगर आप देखते हैं अंडर 19 का बड़ा अच्छा हमारा रिकॉर्ड होता था कि उसमें मोस्टली हम वर्ल्ड कप्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी, तो ये चीज़ बड़ी टीम को भी फिर मोटिवेट करती है। और इस क्रिकेट बोर्ड की जो अच्छी चीज़ है कि आप देखेंगे जब भी कोई टीम जीतेगी, चाहे वो अंडर 19 से हैं, चाहे वो सीनियर टीम है, कोई भी चीज़ वो अचीव करती है तो उनके अप्रिशिएट बड़ा किया जाता है। तो वो अप्रिसिएशन देख के जो कि शाहीन को अब मिलेगी या मिल रही है ऑलरेडी, दैट शुड मोटिवेट द पाकिस्तान टीम ऑल्सो, कि अगर वो एशिया कप या वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा खेलेंगे तो उनको कितनी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, कितना ज़्यादा उनको भी देखा जाएगा इस तरीके से। तो आई थिंक खुशी का दिन था और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ठीक है, अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन अब आप एनसीए के डायरेक्टर आकिब जावेद को क्या मशवरा देंगे कि किस तरह इन बच्चों को चैनलाइज किया जाए? क्या तरीका अपनाना चाहिए पाकिस्तान को? देखें सिंपल, अभी फास्ट बॉलिंग की जो बात हम काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं, वो तो इशू आपको एक नज़र आ रहा है, और सबसे बड़ा इशू उसमें लेंथ का आ रहा है कि हमारे बॉलर्स आगे बॉल नहीं कर रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ एक्शन और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बॉलिंग के। जैसे तनवीर ने बोला कि डोमेस्टिक में अपनी बॉलिंग इन्होंने लड़कों ने शायद नहीं की हुई है, तो बॉलिंग कर करके आप एक नेचुरल लेंथ आगे की बनेगी, क्योंकि जितने भी बॉलर्स आप देखेंगे उनकी लेंथ की वजह से उनको मार पड़ी है, चाहे वो नेशनल टीम को देख लें, चाहे इमर्जिंग को भी देख लें, कि लेंथ जब पीछे थी उनको मार पड़ी है। तो एक तो इस चीज़ को बेहतर करना होगा कि फास्ट बॉलिंग्स के इन लड़कों को इस तरह तैयार किया जाए कि इनको नया बॉल करने का आर्ट आ जाए।
अब वो नहीं कि सिर्फ अकेडमी में वो ठीक होंगे, जहाँ मौका मिलता है, अभी डोमेस्टिक ओवर भी आने वाली है तो उनको डोमेस्टिक का भी हिस्सा बनाया जाए और इसके अंदर कोई और कैंप शैम्प लगा के, जो पहले भी अगर आप एक बात कर रहे थे तो वो एक होता है ना कि मतलब वैसे ही बैठे बैठे ख्याल है कि चलो यार एक ये कैंप लगा लेते हैं, फारिग बैठे हो चलो चलते हैं कि कैंप लगा लेते हैं, ऐसी चीजें प्लान नहीं होती हैं। वो इस तरह ही लगा था और आपके डोमेस्टिक से वो लड़के हट गए थे और वो मोस्टली आपके लड़के आपने वो पिक किए कि जिनको आता है, जिनको छक्के मारने आते हैं, आप उनको लेके जा रहे हैं, यार इनको मैंने छक्के खेल सिखाने हैं, आपने लेके जाना था, बाबर को लेके जाते, आप रिजवान को लेके जाते, आप आगा सलमान को लेके जाते, फिर आपको समझ आती है अंडर 19 के लड़के लेके जाते, फिर आप कहते हैं यार ये सही तरीके से चलें, काम इसमें एक चीज देखें, आप इसमें दुनिया का कैसे कोई contribute- देखें, दुनिया का कोई भी क्रिकेटर, चाहे कोई स्पेशलिस्ट हो T20 का या वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलता हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी एक क्रिकेटर मुझे बता दो जो अनफिट होता है, कमबैक कहाँ से करता है? वो T20 की क्रिकेट खेलने के नहीं करता, वो 4 दिन की क्रिकेट खेल के करता है। फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो जाता है सीधा 4 दिन की क्रिकेट। या जो लड़का आउट ऑफ फॉर्म हो उसको बोला जाता है आप 4 डे क्रिकेट खेलें। कोई मुझे दुनिया का एक कोच बता देना कि ये कह दे कि तेरी आउट ऑफ फॉर्म है और तू T20 क्रिकेट में जाओ और अपनी फॉर्म वापस लेके आए, मैं मान जाऊंगा। 4 डे क्रिकेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये यंग बच्चे, मैं तो सिंपल, मेरी दूसरी राय ही नहीं है, इनको कोई कैसे, भी आप कैसे सुन ले मेरी, कैसे सजेस्ट करेंगे देखिए आप? मेरी सिंपल थ्योरी है, सिंपल सोच है। मैं कभी भी दुनिया का जितना बड़ा भी यंगस्टर आ जाए, मैं कभी भी उसको डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं खिलाऊंगा। मेरी सोच ये होगी, चाहे वो मेरे सामने बैठा हो, मैं उसको बोलूँगा भाईजान मैं हूँ चीफ सेलेक्टर, मैं आपको 3 सीजन से पहले पाकिस्तान नहीं खिलाऊंगा। चाहे आप बोले फाड़ दें, चाहे आप हेलमेट फाड़ दें, चाहे कुछ भी कर दें, मैं आपको कम से कम 3 सीजन देखूंगा। अगर एक फास्ट बॉलर एक सीजन में सर पे बॉले मारता है, पता चले दूसरे सीजन में खुद नहीं पहुंच पा रहा, गेंद बाद में पहुंच रहा है, उसको इंजरी हो जाएगी, क्या पता दूसरे सीजन में वो गेंद ही नहीं कर पा रहा। या बैट्समैन पहले सीजन में उसने 1500 रन कर दिए, दूसरे सीजन में पता चले उससे 600 रन नहीं हो रहे, बॉलर्स ने पकड़ लिया आपको। तो मैं तो सिंपल, ये जितने भी बच्चे हैं मैं सिंपल इनको कुछ भी नहीं करूंगा, ना इनको 15 दिन का कैंप लगाऊंगा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ना 25 दिन का लगाऊंगा। बोलूंगा भाई 4 डे सीजन हो रहा है, जाएं वहां जाएं, खुद ही खेलें, खुद ही रन करें, खुद ही सीखें। 2 सीजन 3 सीजन के बाद हम आपको देखेंगे आप क्या करते हैं। एक आखिरी बात, अभी जो एशिया कप का ये मैचेस हो रहे थे, ठीक है, एमर्जिंग के, इसमें इंडिया का एक ओपनर है जिसको हम कहते हैं जी 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 14 साल का है, खेल गया इंडिया, सूर्यवंशी खेल गया इंडिया। नहीं हम खिला देते ऐसे बच्चे को पाकिस्तान जो इतना मारता। अब ये तो बहुत दूर है, उसने जो आईपीएल में डेब्यू में 100 कर दिया, उसी टाइम ही अगले दिन ही टिकट कराते उसका, चल भाई अन्नू पाकिस्तान खड़ा दे। 14 साल का बच्चा आ गया, द फ्यूचर 20 साल का फ्यूचर है पाकिस्तान टीम का, भाई खड़ाओ अन्नू, डायरेक्ट वो टिकट कराओ, अन्नू पाकिस्तान खड़ा दो। हम तो सुन ले ना, हम तो पाकिस्तान खिला देते, सुन तो ले, हम पाकिस्तान खिला देते उसको। लेकिन क्या बोला ड्रेविड ने उसके बारे में, जब 100 किया उसने, ड्रेविड ने क्या बोला उसके बारे में, उसको इंटरव्यू के लिए बोला, उसने इंटरव्यू मना करा दिया ड्रेविड ने। जिस दिन उसने 100 किया है उसने इंटरव्यू मना करा दिया, उसने बोला अभी नहीं इंटरव्यू, बैठो उधर चुप करके। ठीक है, तो ये है क्वालिटी, ये है क्वालिटी। वो आपके सामने वसीम है, 19 साल की उम्र में इन्होंने भी डेब्यू किया था। 19 साल उम्र थी वसीम आपकी जब टेस्ट मैच खेला आपने, और पहले टेस्ट में सेंचुरी की। अच्छा 19 साल, अच्छा 19 साल थी, तो ये तो पूछे फर्स्ट क्लास कितनी खेली हुई थी उस वक्त? फर्स्ट क्लास खेली होगी। कितनी खेली थी? केआरएल से और क्या T20 खेली हुई थी उस वक्त? फर्स्ट क्लास ही खेली थी ना भाई। फर्स्ट क्लास खेले थे आपने वसीम आपके टेस्ट डेब्यू से पहले? वही सीजन था, उसमें भी मैंने स्कोर किया था और उसके बाद ही मैं गया था पाकिस्तान की टीम के अंदर। देखिए ये जो तनवीर जो बात कर रहा है, इट्स अ वैलिड पॉइंट। और बाद दफा ना मेरे बारे में ये बात की जाती थी जी कि वो मतलब करने वाले तो करते ही हैं जी, वो T20 से सिलेक्शन हो रही है। तो आई मेड श्योर कि मेरे टेन्योर के अंदर उस दौर के अंदर ये स्ट्रिक्टली एक पॉलिसी थी कि कोई भी PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर उसके साथ उसकी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस है, फर्स्ट क्लास की है, तो तब आएगा। और जो लड़के फिर पायदारी जो आती है ना आपके प्लेयर्स के अंदर, चाहे देख लें वो सऊद है, अगर सलमान है, ये जितने लड़के हैं, ये लॉर्ड्स ऑफ रन करके जब आए थे फर्स्ट क्लास से, तो वो टीम के अंदर टिके भी है। तो आप जब इस तरह जल्दी के फैसले करते हैं तो वो लड़के आपको फिर समझ भी नहीं आते। ठीक है, चलें एशेज सीरीज की बात करते हैं। एशेज का टेस्ट हम तो तैयारी करके बैठे थे, 2 दिन में ख़त्म हो गया टेस्ट मैच। ये पिच ख़राब थी या स्ट्रेटजी ऑफ बेन स्टोक्स वो आप अपनी टीम को लेके डूब गई?
देखिए पहली इनिंग्स में देखते हैं तो दोनों एक तरह से ही वो जल्दी जल्दी दोनों आउट हो गए। आप ये ऑस्ट्रेलिया को ये तो नहीं कह सकते कि वो उनकी तरह वो खेल रहे थे, पिच में डेफिनेटली हेल्प मौजूद थी, लेकिन आप देखते हैं तो आजकल के बैटर्स के अंदर इस तरह की पिचेस के ऊपर शायद उतनी टेक्निक या उतने टेम्परामेंट्स नहीं रहे हैं प्लेयर्स की, जो कि पास में होते थे। ऑब्वियसली जब टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होती थी, लंबी क्रिकेट ज़्यादा होती थी, अब मोस्टली यही प्लेयर्स लिमिटेड ओवर्स भी खेल रहे होते हैं, तो उनकी टेक्निक भी या टेम्परामेंट उस चीज़ को बैक नहीं करता, स्पेशली उन ट्रिकी पिचेस, स्पिन पिच आ जाए तब भी, या स्विमिंग या थोड़ा सा बाउंसी पिच आ जाए तब भी। तो पिच डेफिनेटली हेल्प थी बॉलर्स के लिए, लेकिन इतनी नहीं थी मेरे ख्याल में कि 2 दिन अंदर मैच खत्म हो जाता। क्योंकि होती है ना कि बैटल होती है कि आप सर्वाइव करने के लिए बैटर जा रहा होता है, बहुत सी बॉलें छोड़ दी उसने, जंपे शंपे लग रही हैं, बट ही सर्वाइव्ड देन ही स्कोर्ड रन। तो वो थोड़ा सा वो फाइट कम नजर आई है अब। लेकिन जो मॉडर्न क्रिकेट में वो ट्रेंड यही है कि आपने अटैक के ऊपर अटैक करना है, और अगेन वो ट्रेविस हेड ने प्रूव भी कर दिया है कि अगर आप अटैक के ऊपर अटैक करेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो अभी इसकी परसेंटेज कम है, पुराना जो मेथड था उसकी परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल होंगे, कि आपने 1-2 घंटे बैटिंग के अंदर स्ट्रगल की है, बॉल छोड़ा है, खाई है बॉल है, उसके बाद आपने रन किए हैं। लेकिन अभी मोस्टली मॉडर्न बैट्समैन है वो इसी अप्रोच पे जा रहे हैं कि अगर हो रहा है तो आप और ज्यादा उसके अंदर खेलते हैं। तो पिच में मतलब वो ट्रेविस हेड जब बैटिंग कर रहा था वही पिच आपको अच्छा लगना थोड़ा वो शुरू हो गया था, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाती होगी अगर मैचेस 2-2 दिन के अंदर खत्म होते हैं। अभी इंडिया का मैच भी हमने देखा था, वो तो एक बिल्कुल ही मतलब बेकार पिच था, उसके ऊपर तो मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरीके से बॉल वहाँ पे हिल रहा था, टर्न बाउंस हर चीज उसके अंदर हो रही थी। आई थिंक थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को अगर हमने मतलब सर्वाइवल पे ही है तो इसको थोड़ा सा तो हमें इंटरेस्टिंग बनाना होगा ना। 4 दिन का मैच तो हो रहा, 2 दिन में मैचेस खत्म होना शुरू हो गए तो फिर शायद दूसरे आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। Domestic क्या कर लेते सिर्फ हैं, 2 स्पिनर्स ने ओवर किए, 2 ओवर स्पिनर्स के, और बाकी सुन ले, आपको याद है मैं हमेशा ये भी बात बोलता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ प्रेशर का फ़र्क होता है। आवाम का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, कैमरे 36 कैमरे लगे होते हैं, कमेंटेटर्स का प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है। क्रिकेट वही सब कुछ होती है भाई। हमें पता है कि जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते थे, जब घास होती थी, हमें कोचेज या कप्तान एक ही चीज़ बोलते थे, जिस बैट्समैन की बारी आएगी भाईजान तुसी रोकन जाओगे स्लिप लगेगी सीधी। हमें हमारे बैट्समैनों को ये बोला जाता था कोशिश करो विद इन स्टंप, जहाँ बॉल जा रही है खुला खेलो, चाहे ऑफ स्टंप से बाहर है उस रन्स बनाओ, बीच का बॉल कब तक सर्वाइव करोगे, आउट हो जाओगे। ठीक है, क्या ट्रेविस हेड को जो बॉलिंग की गई, क्या वो बॉलिंग उसकी टेक्निक के हिसाब से सही बॉलिंग थी? बहुत बुरी बॉलिंग थी। अच्छा, पहली बात, क्या जोफ्रा आर्चर नया बॉल का बॉलर है? नहीं। क्या मार्क वुड नया बॉल का बॉलर है? नहीं। क्या बेन स्टोक नया बॉल का बॉलर है? नहीं। ठीक है, जब आपके ये तेज बॉलर 90 प्लस जा रहे हैं सारे, 90 प्लस वाला तो कभी भी लाइन लेंथ अच्छी नहीं होती ना, उसको स्विंग करना आता है। उसके बाद ट्रेविस हेड खड़े खड़े खेल रहा है, उसने 123 रन खड़े खड़े किए, वहीं ऐसे लगता है सीमेंट पे उसने पाँव रखे हुए थे, वहीं खड़े खड़े आंखों से बॉल को देखता था, वहीं बल्ला जाता था उसका। बस तीनों स्टंप्स उसके नजर आते थे जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है। तो क्या उसने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है, या आपके बॉलर्स के आपके पास वो बॉलिंग ही नहीं थी जो विद इन स्टंप कंसिस्टेंट? आप ऐसे बैट्समैन को 3 से 4 ओवर विद इन स्टंप करो तो सही, फिर देखो कितना मारता है, कितना मारेगा। ठीक है, कितना मारेगा, ऑफ स्टंप से बाहर बोले, पीछे बोले, मुंह पे बोले, क्योंकि किसी को नया बॉल करना आता नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने 123 रन जो बैटिंग की उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग नहीं की, बहुत आला किस्म की बैटिंग की। उसने नहीं बोला था कि मुझे यहाँ बॉले करो, लेकिन क्या उनके बॉलर्स ने उसके हिसाब से उसके वीक एरियाज में बॉलिंग की, जो कि मुझे ऐसा लगता है नहीं बॉलिंग की। हाँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि जेम्स एंडरसन होता या स्टुअर्ट ब्रॉड होता, ये 2 होते तो हो सकता है शायद ट्रेविस हेड ये 123 रन की इनिंग ना खेलता। चलें, अब प्रोग्राम खात्मे की तरफ है। वसीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वसीम, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। तनवीर का भी शुक्रिया। बस चलते चलते एक अपडेट आपको दे दूँ कि ओवर 40 का विमेन का वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप ओवर 40 ये कराची में जारी है। इसमें जो टीम्स हैं वो 2 ग्रुप्स में शरीक हैं। आज मुकाबले हुए 6 और पहला मुकाबला जो हुआ वो पाकिस्तान की टीम ने मुत्तहिदा अरब अमारात को हरा दिया बासानी। इसमें इमरान फरहत ने 55 गेंदों पर 153 रन बनाए। नायब कप्तान फवाद आलम ने 34 गेंदों पर 71 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मुत्तहिदा अरब अमारात की पूरी टीम 7 विकेटों पर 167 रन तक महदूद रही। इसके अलावा साउथ एंड क्लब में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने श्रीलंका को 23 रन से हरा दिया। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑस्ट्रेलिया ने रेस्ट ऑफ द गल्फ को 19 रन से हराया। दीगर मैचेस में जनूबी अफ्रीका, हांगकॉन्ग और अमेरिका ने
अपने अपने मुकाबले जीत लिए। इवेंट में टोटल 12 टीम्स हैं जो 2 ग्रुप्स में मौजूद हैं। कराची में 3 मुकामात पर मैचेस हो रहे हैं, नेशनल बैंक स्टेडियम, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साउथ एंड क्लब में। पाकिस्तान के तमामी मुकाबले नेशनल बैंक स्टेडियम में रखे गए हैं। ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप का फ़ाइनल दिसंबर की 2 तारीख को शेड्यूल है। तो ये था ये मुकाबले का अहवाल। तनवीर साहब का मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, एक मरतबा फिर शुक्रिया। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।